है This किसी को? conference will now be recorded. आपका सेटअप हो गया आर्डिनो का वो कंप्लीट आईओटी के लिए? यस सर। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आईओटी के लिए सेटअप करते हैं, मतलब आईओटी के लिए सेटअप तो हो चुका है। एक बार हम नए डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं, थिंग स्पीक के साथ। ठीक है, एक डेटाबेस है थिंग स्पीक। थिंग स्पीक जो डेटाबेस होता है वो मैथवर्क्स का होता है। मैथवर्क्स आपने सुना हो अगर, मैटलैब के लिए एक सॉफ्टवेयर, जो मैटलैब के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है कंपनी, उसका नेम है मैथवर्क्स। तो मैथवर्क्स का ही डेटाबेस है थिंग स्पीक, जो हम यहाँ पे आईओटी एनालिटिक्स के लिए यूज करेंगे। एक डेटाबेस ऑलरेडी हम गूगल का यूज कर चुके हैं, दैट इज फायरबेस। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर डेटाबेस ऑफ मैथवर्क्स, दैट इज थिंग स्पीक। ठीक है, तो आपको सिंपली इसमें भी अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है, एंड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वही सेम प्रोसेस है, जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो मैं पहले एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर ले ओपन कर लेता हूँ। मेरे में ऑलरेडी है इसमें ना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके साइन इन का ऑप्शन आएगा। अभी मेरे पास कोई ऐसा कोई साइन इन नहीं है, तो मैं न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ही पता लग जाएगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने, अभी करता हूँ, सबसे पहले हमने इसमें एक ईमेल एंटर करनी है जो भी हम यूज करने वाले हैं। तो मेरी ईमेल यहाँ पे ओपन है अभी 011, इसी को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी लोकेशन इंडिया कर देते हैं। फुल नेम फॉर एग्जाम्पल इट इज एंसिनो अशोक। कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है टू यूज योर ऑर्गेनाइजेशन मैटलैब, एंटर योर वर्क और यूनिवर्सिटी ईमेल। आई एम सेइंग यूज दिस ईमेल फॉर माय मैथवर्क्स अकाउंट। मतलब आपको अगर फ्यूचर में मैथवर्क्स की वेबसाइट पे भी कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो वो इसी ईमेल से आपका हो जाएगा। इसलिए हम इस ईमेल को एज अ मैथवर्क्स अकाउंट कंसिडर कर रहे हैं। मैथवर्क्स का जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स नहीं है, पेड वर्जन होता है, लाइसेंस वर्जन होता है। इसलिए आपको जिस भी ईमेल से लॉगिन करना है एक ही बार लॉगिन करना, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप उसको डाउनलोड भी करते हैं या फिर कोई पेटेंट करते हैं कोई भी अपना रिसर्च वर्क, तो उसी ईमेल से पेटेंट भी हो सके। हमने इस पे अभी कंटिन्यू पे क्लिक किया है। ये एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा, वेलकम ईमेल हम इसको बोल सकते हैं। इसका वेट करते हैं। इस ईमेल आईडी पे, इनबॉक्स पे इसने भेजा है। देखो ये ईमेल आ गया इसका, तो वेरीफाई कर लेते हैं ईमेल। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। पासवर्ड क्रिएट करना है अभी हमें। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग वन पासवर्ड। Password should be between 8 to 50 characters, at least one upper and one lowercase letter, one least number, at least one number. I accept the terms and then click continue. ठीक है, तो मेरा एक थिंग स्पीक पे एक ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे हमने कल फायरबेस पे किया था, एक ऑथेंटिकेशन यूजर नेम था, एक पासवर्ड था, वैसे ही थिंग स्पीक पे भी हमारा एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स इफ वी नीड टू अपलोड द डेटा, तो डेटा को अपलोड करने के लिए हम इस यूजर नेम और पासवर्ड का यूज कर पाएंगे। ओके पे क्लिक करते हैं और अपना एक नया चैनल क्रिएट करते हैं। तो पहले पूछ रहा है थिंग स्पीक यूसेज इंटेंट, हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज थिंग स्पीक स्टूडेंट यूज। ओके, अगर आप कमर्शियल बोलेंगे तो ये आपसे एकदम से कुछ ना कुछ पैसे मांगने लगेगा, इसलिए आपको स्टूडेंट यूज शो करना है फिलहाल। जैसे हम फायरबेस में डेटाबेस क्रिएट करते थे तो वहाँ पे हमारे पास क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन था, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा न्यू चैनल का। ठीक है, तो हम एक चैनल क्रिएट करते हैं। इस चैनल का नेम दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने IoT, तो 5 PM। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप XYZ कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिएटिंग फॉर स्मार्ट डस्टबिन, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं स्मार्ट बिन। अगर आप किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए, रेलवे के लिए, तो आप वो चीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब आपके प्रोजेक्ट में
जितने भी पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ग्राफ क्रिएट करना है, डेटाबेस स्टोर करना है, उतने ही फील्ड्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फील्ड 1, फील्ड लेबल 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, दैट मीन्स टुगेदर वी कैन कलेक्ट द डेटाबेस ऑफ 8 पैरामीटर्स। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे सपोज अपने स्मार्ट डस्टबिन के लिए करना है, तो स्मार्ट डस्टबिन के केस में मैं अपना डस्टबिन का वेट, डस्टबिन का टेम्परेचर, डस्टबिन की हाइट कितना भर गया है, और डस्टबिन के अंदर की एयर क्वालिटी, इतनी सारी चीजों को मॉनिटर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम कंसीडरिंग कि मुझे 4 पैरामीटर्स को मॉनिटर करना है, तो हम यहाँ पे 4 फील्ड्स को इनेबल कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल एक ही फील्ड को यूज करके चल रहे हैं, जिसका मैं नेम दे रहा हूँ। मैं अभी मॉइस्चर या फिर कौन सा सेंसर है मुझे चेक करने दो एक बार, वाइब्रेशन सेंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइब्रेशन, हम वाइब्रेशन को मॉनिटर करने वाले हैं। और उसके बाद और कोई फील्ड में इनेबल नहीं कर रहा हूँ। मेटा टैग्स और टैग्स को आप छोड़ देंगे। एक्सटर्नल साइट के साथ लिंक करना है तो आप कर सकते हैं, गिटहब के साथ लिंक करना है तो आप कर सकते हैं, आपको चैनल की लोकेशन दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। तो शो चैनल लोकेशन में आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताना होगा। तो फिलहाल मैं चलता हूँ गूगल के एक नए टैब में, क्रोम के, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ देहरादून लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये मुझे दिखा रहा है 30.3165। इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही दूसरा आ रहा है 78.0322, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देन सेव चैनल। तो मेरा एक चैनल क्रिएट हो गया IoT 5 PM के नेम से। ओके, और इस चैनल में हमने अभी सिर्फ एक वाइब्रेशन को ही मॉनिटर किया है। तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे फील्ड 1 में शो कर रहा है। हमने बोला था चैनल की लोकेशन दिखाने के लिए, इसलिए इसने चैनल की लोकेशन भी मुझे यहाँ पे देहरादून दिखा दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक, तो ये मेरा अभी प्राइवेट व्यू है। अगर मुझे पब्लिक व्यू देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी बोल रहा है टू मेक दिस चैनल पब्लिक नेविगेट टू शेयरिंग, क्योंकि हमारी जो शेयरिंग है उसमें हमने अभी इस चैनल को पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि जस्ट हमने क्रिएट ही किया है। ये हमारे चैनल की आईडी है। जैसे हमारे पास ऑथेंटिकेशन टोकन होते हैं, ऑथेंटिकेशन यूजर नेम्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, फायरबेस का लिंक होता है, URL होता है, वैसे ही थिंगस्पीक के केस में एक चैनल आईडी होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस पे डेटा अपलोड कराते हैं। चैनल आईडी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीआई कीज बोलते हैं। एपीआई कीज में 2 की हैं, एक राइट एपीआई की और एक होती है रीड एपीआई की। राइट एपीआई की मतलब अगर मुझे कोई भी डेटा थिंगस्पीक पे राइट करना है अपने हार्डवेयर से, कोई भी डेटा अगर मुझे थिंगस्पीक पे राइट करना है तो मैं राइट एपीआई की का यूज करूंगा। अगर मुझे कोई भी डेटा थिंगस्पीक से रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एंड्रॉइड एप्लीकेशन MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू, तो मुझे अपना डेटा उस MIT ऐप इन्वेंटर पे लेके जाना है, अपनी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे लेके जाना है। तो इट इज ऑब्वियस कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे डेटा लाने के लिए मुझे अपना डेटा कहीं ना कहीं से रीड करना है। मतलब क्या हुआ कि मैं अपने हार्डवेयर का डेटा एक डेटाबेस पे भेज रहा हूँ जो थिंगस्पीक है, और थिंगस्पीक से उसको वापस कहाँ पे लेके आ जाऊंगा, अपने फोन में। 2 तरह की एप्लीकेशन बन गई आपकी, एक वेब एप्लीकेशन और एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अब आपको अगर अपना डेटा मॉनिटर करना है, सिंपली आप अपना थिंगस्पीक का अकाउंट लॉगिन करेंगे अपने फोन में, जिस भी रिमोट लोकेशन से आपको लॉगिन करके चेक करना है डेटा। तो उस पर्टिकुलर थिंगस्पीक के अकाउंट को लॉगिन करते ही जो भी आपका चैनल आपने क्रिएट किया है डेटाबेस को मॉनिटर करने के लिए, उस चैनल आईडी को भी ओपन कर लेंगे। चैनल आईडी को ओपन करने के बाद आपको वहां पे आपके डेटाबेस मिल जाएगा। जैसे अभी फील्ड 1 दिख रहा है, अभी हमने ऑल्दो कुछ अपलोड नहीं किया है, जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये तो हो गया वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी। इसके लिए जब हमें थिंगस्पीक पे हार्डवेयर से डेटा अपलोड करना होगा तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, राइट एपीआई की, क्योंकि हम उस केस में थिंगस्पीक पे राइट कर रहे होंगे। अब सपोज आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू शो नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू शो करें, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा, जो आप MIT ऐप इन्वेंटर टूल से यूज क्रिएट कर सकते हैं। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डेटा लाने के लिए अब इट इज नॉट फिजिबल कि मैं अपने हार्डवेयर से डायरेक्टली एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डेटा भेजूं। ये फिजिबल है, ये हो सकता है, बट इसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज में ही वर्क करेंगे। जैसे अगर मैं ब्लूटूथ के साथ वर्क कर रहा हूँ तो इट इज ऑब्वियस कि मैं एंड्रॉइड से डेटा आर्डिनो में और आर्डिनो से वापस एंड्रॉइड में भेज सकता हूँ, हमने वॉइस कंट्रोल रोबोट बनाया है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेंज तक वर्क करेगा। अब जब मुझे उसको इनफाइनाइट रेंज के लिए लेके जाना है, यानी कि मुझे ग्लोबली वर्क करना है, तो मुझे IoT की रिक्वायरमेंट है। और IoT में अगर मुझे इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा अपलोड करना है, देन इट इज ऑल्सो ऑब्वियस कि मुझे कोई ना कोई डेटाबेस तो यूज करना ही पड़ेगा, जहाँ पे वो पहले डेटा जाके स्टोर हो सके और उस डेटाबेस से हम रिट्रीव कर सकें। तो मतलब ये हुआ कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डेटा लाने के लिए ही हम थिंगस्पीक का यूज करेंगे। तो थिंगस्पीक की उस केस में हम रीड एपीआई की का यूज करेंगे। तो प्रॉपर जो हमारा फ्लो चार्ट है वो किस तरह से हो रहा है, आर्डिनो टू थिंगस्पीक टू MIT।
तो आर्डिनो में डालेंगे राइट एपीआई की और थिंग एमआईटी में डालेंगे रीड एपीआई की, क्योंकि आर्डिनो राइट करेगा और एमआईटी ऐप उसको रीड करेगा। और अगर हम अपोजिट कर रहे हैं कि एमआईटी से रीड करना है, थिंग स्पीक पे लाना है, थिंग स्पीक से कहाँ पे लेके जाना है, उसको हमें हार्डवेयर पे लेके जाना है, तो उस केस में हम एमआईटी पे डालेंगे राइट एपीआई की और आर्डिनो में डालेंगे रीड एपीआई की। तो उस केस में क्योंकि आर्डिनो रीड कर रहा होगा, तो दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए यूज हो रहे हैं। एक प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है जब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डेटा पहुंचा रहे हैं, और एक हो रहा है आपकी कंट्रोलिंग के लिए जब आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन से डेटा भेज रहे हैं। तो इस तरह का हमारा प्रोसेस है। ठीक, तो ये हमारा एपीआई की इसका रोल रहेगा, जो राइट एपीआई की और रीड एपीआई की यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, मैं एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, कैमरा तो हमारा ओपन है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने एक प्रोग्राम ओपन कर लिया थिंग स्पीक का। ठीक है, अब थिंग स्पीक के प्रोग्राम को जैसे मैं नोड एमसीयू के साथ यूज कर रहा हूँ, तो पहला काम तो ये रहेगा कि मैं टूल्स में जाके अपना बोर्ड सेलेक्ट करूंगा, नोड एमसीयू, और फिर मैं पोर्ट सेलेक्ट करूंगा। तो पोर्ट चेक करने के लिए हम कंप्यूटर पे राइट क्लिक कर रहे हैं, मैनेज में जा रहे हैं, तो कंप्यूटर मैनेज का टैब ओपन हुआ है, इसमें डिवाइस मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर में जाके हम किस पे क्लिक कर लेंगे, पोर्ट्स पे। तो पोर्ट्स में हमें ये शो कर देगा कि मेरा जो नोड एमसीयू बोर्ड है वो कौन से कम्युनिकेशन पोर्ट पे कनेक्टेड है। फिलहाल तो वो कनेक्टेड ही नहीं है, अब मुझे कनेक्ट करने दो उसको। ठीक है, अब कनेक्ट हो गया है, तो अब यहाँ पे पोर्ट्स आ गए होंगे। पोर्ट आ रहा है कॉम नंबर 6। ठीक है, बंद कर देते हैं। आर्डिनो के प्रोग्राम में टूल्स में जाके बोर्ड सेट कर दिया हमने कॉम 6। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कल जो हमने किया था नोड एमसीयू बोर्ड को, हमने जो प्रोग्राम किया था वो सिर्फ हमने नोड एमसीयू बोर्ड को एज अ आर्डिनो बोर्ड यूज किया था, एज अ कंट्रोलर बोर्ड यूज किया था, कोई भी आईओटी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं किया था। आज हम उसमें आईओटी ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो आईओटी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का मतलब है कि मुझे अपने नोड एमसीयू बोर्ड को वाईफाई की तरह भी यूज कराना होगा। ठीक है, उसमें वाईफाई क्लाइंट ऐड करना होगा, थिंग स्पीक डेटाबेस पे काम करेंगे तो उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। दैट मीन्स जैसे हमने हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच लिखा था, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पहले इस जितना अभी तक समझा उस प्रोसेस को वहीं रोकते हैं, वापस आते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जहां इंस्टॉल हो रहा है उस फोल्डर में चलते हैं, तो वो है प्रोग्राम फाइल्स में आर्डिनो का फोल्डर। यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको लाइब्रेरीज, इसमें देखो कितनी सारी लाइब्रेरीज हैं। अपने अपने में आप चेक करोगे तो आपको बहुत बहुत कम लाइब्रेरीज मिलेंगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे अगर हम हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच का यूज करते हैं तो वो हमारी एलसीडी की लाइब्रेरी आ गई। ऐसे ही अगर हम बाय डिफॉल्ट में और चले जाएं तो हमारे पास कीबोर्ड की लाइब्रेरी पहले से होती है। ठीक, और तो कोई खास लाइब्रेरी नहीं होती, बस ये होती है आर्डिनो जेसन मास्टर की लाइब्रेरी होती है। तो आपके पीसी में उन लाइब्रेरीज को भी आपको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। जैसे हमने कल टूल्स में जाके, बोर्ड्स में जाके, बोर्ड मैनेजर में जाके बोर्ड्स को इंस्टॉल किया था, वैसे ही आज हमें लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा स्टेप क्या है, आप स्केच में जाएंगे और इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मैनेज लाइब्रेरीज का, इस पे चले जाएंगे। अब आपको अपनी लाइब्रेरीज को मैनेज करना है। जैसे कि अब मुझे अभी क्या यूज करना है, इस बोर्ड को एज अ वाईफाई यूज करना है, तो मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए ESP8266 वाईफाई डॉट एच। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ये कुछ डाउनलोड कर रहा है, अभी लिस्ट को अपडेट कर रहा है। इसके लिए भी वही वाला लिंक होना चाहिए जो हमने कल लिंक पेस्ट किया था। जैसे वो लिंक मेरे पीसी में ऑलरेडी है, क्योंकि कल आपके सामने सेटअप किया था। तो जब ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे ESP8266 वाईफाई डॉट एच। डॉट एच क्या है, हमारी हेडर फाइल है। लिक्विड क्रिस्टल के लिए हमारे पास हेडर फाइल ऑलरेडी है, ESP8266। तो मेरे में क्या दिखा रहा है, देखो ये आर्डिनो उनो वाईफाई डेव ईडी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, आपके में वो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगी, तो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही सपोज मुझे अब कौन सी लाइब्रेरी और चाहिए, थिंग स्पीक की लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि मुझे थिंग स्पीक के साथ वर्क करना है। तो थिंग स्पीक,
देखो मेरे में थिंग स्पीक की लाइब्रेरी भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरी थिंग स्पीक की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है। अब थिंग स्पीक की लाइब्रेरी जब इंस्टॉल हो जाएगी तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। एक मेथड तो ये हो गया लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का। एक मेथड और क्या हो सकता है, आप सिंपली अपने ब्राउजर में जाइए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे सर्वो मोटर को इसके साथ इंटरफेस करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सर्वो मोटर लाइब्रेरी फॉर आर्डिनो। ठीक है, सर्वो मोटर लाइब्रेरी फॉर आर्डिनो, बहुत सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप गिटहब का लिंक ओपन करें। जैसे ये गिटहब का लिंक है, ऐसे तो और सारे और भी आ रहे हैं। देखो arduino.cc ऑफिशियल लिंक आ रहा है आर्डिनो का। मैं गिटहब का लिंक प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैंने गिटहब को ओपन किया। गिटहब को ओपन करने के बाद ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरह से लिखा हुआ है, पूरी लाइब्रेरी फाइल है ये। या तो आप इसको याद कर लो, खुद से राइट कर देना प्रोग्राम में, बट अगर हम आर्डिनो कर रहे हैं तो याद क्यों ही करेंगे, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। तो गो टू फाइल, तो इतनी सारी लाइब्रेरीज तो आ रही हैं बट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। बैक आते हैं और कोई लिंक देखते हैं। चलो आर्डिनो के लिंक में चले जाते हैं फिर। ठीक है, अब आ गई है लाइब्रेरी। तो मैंने थोड़ा कीवर्ड चेंज किया, हमने बोला डाउनलोड सर्वो डॉट एच लाइब्रेरी फॉर आर्डिनो। तो गिटहब का एक लिंक ओपन हुआ, उस लिंक में यहाँ पे आ गया कोड का ऑप्शन। ठीक है, इस पर मैंने देखा तो यहाँ आ गया डाउनलोड जिप फाइल। तो इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे सर्वो मोटर 1.zip आ गई है, इसको आप क्या कर लेंगे, शो इन फोल्डर। फोल्डर में शो हो जाएगी, तो मैंने इसको क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका एक फोल्डर बन जाएगा। ये बन गया फोल्डर, इसको मैंने कॉपी कर लेना है फोल्डर को। इसको आप पेस्ट कर सकते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, आर्डिनो फोल्डर, एंड इसमें लाइब्रेरी यहाँ पे लाके कर सकते हैं आप पेस्ट। यहाँ पे आपको इतनी सारी लाइब्रेरीज दिखा रहा है। मेरे में देखो ऑलरेडी सर्वो की लाइब्रेरी पड़ी है, 2 लाइब्रेरी, एक और इसमें इंस्टॉल कर दिया, तो मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट मेथड, टूल्स में जाएंगे, सॉरी स्केच में जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएंगे, मैनेज लाइब्रेरीज में जाके आप अपनी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड, आप सिंपली गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने ये डाउनलोड किया गिटहब के लिंक से।
डाउनलोड करने के बाद इस फोल्डर को ओपन कर लो, इस फोल्डर में इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका फोल्डर बन रहा है, जैसे ये फोल्डर बना है मेरा फिलहाल, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आर्डिनो का फोल्डर, और आर्डिनो के फोल्डर में हमारे पास एक फोल्डर होगा लाइब्रेरीज का, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। ये हो गया सेकंड मेथड। और एक और थर्ड मेथड है हमारे पास, वो क्या है कि हमने जो लाइब्रेरी फाइल को कॉपी किया उसको हम प्रोग्राम फाइल्स में जाके पेस्ट ना करें। बाय डिफॉल्ट हमारे उसमें पीसी में डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बन जाता है आर्डिनो का, अपने आप बन जाता है। ये फोल्डर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आर्डिनो का फोल्डर बन जाता है। इसको ओपन कर लो और इसमें भी एक फोल्डर होगा लाइब्रेरीज का, इस फोल्डर को ओपन करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। तो आपकी चॉइस है, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हो चुका है तो, क्योंकि फिर जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करूंगा तो ये मुझसे बोलेगा कि डुप्लीकेट लाइब्रेरीज फाउंड, 2 लाइब्रेरीज उसको मिलेंगी तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, इसलिए वो एरर दे देगा। ठीक है, अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जो मेरा ये प्रोग्राम है, तो अब ये इजिली कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि ESP8266 वाईफाई या फिर वाईफाई क्लाइंट या थिंगस्पीक, अब मेरे पीसी में सारी की सारी लाइब्रेरीज क्या है, अवेलेबल हैं। अगर आपके पीसी में कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो वो उस लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं करेगा, कंपाइलेशन में आपको एरर दे देगा। ठीक, तो एक सेटअप हमने कल किया था बोर्ड्स के लिए, और एक सेटअप हमने आज कर दिया, किसके लिए, लाइब्रेरीज के लिए। बस इतना ही हमारा IoT का सेटअप था। तो अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, #include ESP8266 wifi.h, ये हेडर फाइल होती है वाईफाई के साथ। इस बोर्ड को, जो हमारा ये बोर्ड है नोड MCU, इसको वाईफाई की तरह यूज करने के लिए या फिर इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक, ये हेडर फाइल है, इसको एज अ वाईफाई क्लाइंट बनाने के लिए दो हेडर फाइल हो गई है। एक वाईफाई की तरह यूज कर रहे हैं तो वाईफाई क्लाइंट बना रहे हैं उसको, और थिंगस्पीक की लाइब्रेरी है क्योंकि मैं थिंगस्पीक के साथ इंटरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट कैरेक्टर, 1 मिनट होल्ड करना आप। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर SSID क्या है, हमारी एक यूजर नेम है जिस वाईफाई के साथ हम कनेक्ट होंगे। तो हम किस वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे, माई4 के साथ। मतलब मैं जो इस आर्डिनो बोर्ड को, जो ये मेरा नोड MCU बोर्ड है, इसको जो मैं वाईफाई प्रोवाइड करूंगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करूंगा, उसका यूजर नेम क्या है, माई4 है, और उसका पासवर्ड क्या है, एनसिनो RND। हमने इसको कांस्टेंट कैरेक्टर में क्यों लिया है, हम इसको इंट में भी ले सकते हैं, इंट SSID माई4 तो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, पासवर्ड वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मतलब कैरेक्टर में ले सकते हैं, बट मैंने आगे से कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा SSID और पासवर्ड जो है बीच बीच में चेंज होता रहे, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, वैल्यू, और इंट v इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए D0। ठीक है, इंट वैल्यू, एक वेरिएबल लिया हमने वैल्यू, और भी हमने बोला D0 से कनेक्ट है। फिर हम बोल रहे हैं वाईफाई क्लाइंट को क्लाइंट की तरह यूज करना है। अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड मतलब उसमें कोई साइन नहीं है, लॉन्ग डेटा है मेरे पास एक, जिसका चैनल ID क्या है, 1474178। मतलब जो मेरा चैनल नंबर है जिसके साथ मैं डेटाबेस को इंटरेक्ट करा रहा हूँ, उसका नेम क्या है, 1474178। हो गया, फॉर्म कंप्लीट हो गया। पेमेंट, जैसे हम यहाँ पे आते हैं API कीज में, थिंगस्पीक IoT में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारी चैनल की ID मिल रही है। जब भी हमारा जो प्रोग्राम है, कहाँ गया प्रोग्राम, ये रहा। इस प्रोग्राम में हमारी चैनल ID अभी कुछ और है, तो हमें ये कॉपी करके लानी होगी, क्योंकि हम इस थिंगस्पीक पे अपना डेटाबेस अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे राइट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे डेटा राइट करना है, और राइट API की कौन सी है, ये वाली है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में लाके पेस्ट कर देते हैं। अभी मेरे प्रोग्राम में कोई और API की है, ठीक, तो मैंने इसको चेंज कर दिया नई API की से। फिर वॉइड सेटअप में गए, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल पोर्ट में इनिशियलाइज कर रहे हैं। सीरियल डॉट बिगिन का मतलब हो गया कि हम सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं।
सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 10 मिली सेकेंड्स का डिले दे रहे हैं और वाईफाई को इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि जो मेरा नोड एमसीयू बोर्ड है वो किसके साथ कनेक्ट हो सके, वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सके। कौन सा बोर्ड है मेरा नोड एमसीयू, ये वाला बोर्ड किसके साथ कनेक्ट हो सके, वाईफाई के साथ। तो वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, एसएसआईडी और पासवर्ड चाहिए। ये हमारा एसएसआईडी है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, पासवर्ड है, एनसिनो आरएनडी। तो यहाँ पे हमने नीचे बोल दिया है ना कि वाईफाई को बिगिन करना है एसएसआईडी से और पासवर्ड से। तो एसएसआईडी हमने ऊपर बता दिया माई4 है, पासवर्ड हमने बता दिया एनसिनो आरएनडी है, ठीक। फिर हमने बोला थिंगस्पीक को एज अ क्लाइंट स्टार्ट करना है, मतलब हम अपने हार्डवेयर से थिंगस्पीक पे डेटा अपलोड कर रहे हैं, तो थिंगस्पीक अभी क्लाइंट की तरह यूज होगा। और पिन मोड में मैंने बोला वी इनपुट की तरह यूज होगा। वी क्या है, जो हमने डी नॉट के साथ कनेक्ट किया है। वॉइड लूप में आते हैं, वॉइड लूप में हमने वैल्यू नेम के वेरिएबल में स्टोर किया डिजिटल रीड, जो हम डिजिटल में रीड करेंगे। डिजिटल रीड वी, वी को रीड करेंगे क्योंकि वी किसके साथ कनेक्टेड है, डी नॉट के साथ कनेक्टेड है। और जो भी हमने रीड किया उसको हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा दिया। सीरियल मॉनिटर मतलब यहाँ पे हम जो चेक कर पाएंगे डेटा। और 1 सेकंड के डिले के बाद हमने बोला कि थिंग स्पीक पे भी उसको राइट करना है। उसके लिए एक प्री डिफाइंड कमांड होती है थिंग स्पीक डॉट राइट फील्ड। बहुत सारी चीजें अब ऐसी आएंगी जो आपको थोड़ा सा कमांड्स को याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिंपल सी कमांड बताई थी जो हमारी एम्बेडेड में यूज हो रही थी, डिजिटल राइट, पिन मोड, डिजिटल रीड, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब चीजें। बट अब हमारी कुछ कमांड्स ऐसी होंगी जो आपको याद करनी होंगी। जैसे थिंग स्पीक पे अगर कोई भी डेटा राइट करना है तो उसके लिए कमांड होती है थिंग स्पीक डॉट राइट फील्ड माई चैनल नंबर। माई चैनल नंबर देखो ऊपर डिफाइन किया था ना हमने, यहाँ पे डिफाइन किया था माई चैनल नंबर, ये है। तो माई चैनल नंबर एक क्या है, वेरिएबल है, जिसको मैंने नीचे कॉल कर लिया। मैंने बोला थिंग स्पीक पे राइट करना है जिसका चैनल नंबर ये है। 1 का मतलब बाद में समझाऊंगा, अभी छोड़ देते हैं। वैल्यू जो यहाँ से रीड होके आ रही है। और राइट करने के लिए ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो आप उसको राइट एपीआई की बता देना। राइट एपीआई की हमने इसको ऊपर बताई हुई है, ठीक है। अब ये 1 क्या है, बेसिकली आपको सपोज एक ही डेटा अपलोड करना है और वो डेटा आपको फील्ड 1 में अपलोड करना है। हमारे पास यहाँ फील्ड थी ना, तो अगर आपको डेटा फील्ड 1 में अपलोड करना है तो आप यहाँ पे प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, 1। अगर 2 में अपलोड करना है तो 2, 3 में अपलोड करना है तो 3। अभी हमने एक ही फील्ड लिया है, एक ही डेटा अपलोड कर रहे हैं, तो मैंने 1 कर दिया। अगर 2-3 डेटा होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, फील्ड 1 में ये वैल्यू अपलोड कर दो सपोज। फिर इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेते, नीचे पेस्ट कर देते, एक और न्यू लाइन बनाते, वहां पे हम बोलते हैं कि फील्ड 2 में वैल्यू 1 अपलोड कर दो या कोई अनदर वेरिएबल अपलोड कर दो। पर एक उसमें एक वो रहेगा, ड्रॉबैक रहेगा। जब भी हम थिंगस्पीक के डेटाबेस पे वर्क करेंगे तो थिंगस्पीक के डेटाबेस पे जो भी न्यू डेटा अपलोड होता है वो हर 15 सेकंड्स के बाद होता है। अगर हम फायरबेस की बात करें तो फायरबेस पे हम डेटा को कंटिन्यूसली अपलोड कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलते हैं रियल टाइम डेटाबेस के। बट थिंगस्पीक आपको हर सेकंड डेटा अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू थिंगस्पीक यू कैन अपलोड द न्यू डेटा आफ्टर एवरी 15 मिली सेकंड, आफ्टर एवरी 15 सेकंड, सॉरी। तो आप बीच में डिले रख सकते हैं ताकि आप इसके बाद 15 सेकंड तक डिले दें और उसके बाद आपने नई कमांड दे दी थिंग स्पीक डॉट राइट फील्ड माई चैनल नंबर। उसमें फील्ड का नंबर दिया आपने 2 3 4 जहां भी अपलोड करना है, जिस भी वेरिएबल को अपलोड करना है। और बाकी माई राइट एपीआई की तो आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि माई राइट एपीआई की हमारी ये वाली है जो हमने कहाँ से कॉपी करी थी, एपीआई की से कॉपी करी थी, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा हार्डवेयर में सेटअप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रीड कराया है, डी नॉट रीड किया है। तो मैं एक सेंसर इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ डी नॉट के साथ और उसके डेटा को हम रीड करा लेंगे। तो पहले तो मुझे इस सेंसर को सप्लाई देनी होगी। सप्लाई देने के लिए इसका वीसीसी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 5 वोल्ट के साथ। इसका ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं सेंसर का ग्राउंड के साथ। देखो सेंसर में पावर आ चुकी है, ठीक है। अब सेंसर से मुझे डेटा रीड कराना है। तो सेंसर का जो आउटपुट है वो अपने हार्डवेयर नोड एमसीयू के डी नॉट के साथ, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा है नोड डी कि हमें जो डेटा रीड कराना है वो डी नॉट से कराना है, ठीक है। तो ये हमारा एक एलडीआर सेंसर है। कल हमने आईआर सेंसर पे वर्क किया था, ये आज एलडीआर सेंसर है, ठीक है। तो प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, सब कुछ कनेक्टेड है, टूल सही है, पोर्ट सही है, अपलोड करते हैं इसको।
तो हमने दो जगह पे अपना डेटा प्रिंट कराया है। एक तो हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है सीरियल मॉनिटर में, और एक डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटा हमारा अपलोड हो गया है। सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। सीरियल मॉनिटर में अभी 1 प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरा जो सेंसर है वो भी 1 रीड कर रहा है, लाइट इंटेंसिटी को रीड कर रहा है। अब मैं इसमें एक फ्लैश लाइट ऑन करके देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। देखो अब 0 अपलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस लाइट को हटाते हैं, फिर से 1 अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अपलोड नहीं होना, सॉरी, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। सीरियल मॉनिटर पे तो हम कल तक भी कर चुके थे, आज हमने नया क्या किया, अपलोड किया। तो हम वापस आते हैं अपने प्राइवेट व्यू, देखते हैं यहाँ कोई डेटा अपलोड हुआ अभी तक। मुझे नहीं लगता हुआ होगा। डेटा कैसे अपलोड हो जाएगा, अभी तो मैंने इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं कराई, मेरा वाईफाई ऑफ पड़ा है। मुझे वाईफाई भी ऑफ करना है। और इसका नेम क्या रखा है, माई 4। इसको दोबारा अपलोड करेंगे प्रोग्राम, तो माई 46 कर रहा हूँ मैं इसे। मेरे वाईफाई का नेम माई 46 है। पासवर्ड सही है, ठीक है। ठीक है, अब खोलते हैं सीरियल मॉनिटर, अब नया डेटा अपलोड होगा। देखो अब हमारा 1 1 आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि फ्लैश लाइट नहीं है। अब वेट करते हैं कि यहाँ पे कोई डेटा पहुंच पाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे डेटा आ गया। कितनी देर पहले आया, अभी तो 28 मिनट दिखा रहा है, पर यहाँ सही टाइम दिखा रहा है। देखो
5:49 पे डेटा आया है, मेरे सिस्टम का टाइम भी 5:49 ही हो रहा है। इस पेज को मैं रिलोड कर लेता हूँ। अब बोल रहा है, अच्छा वो क्रिएटेड बोल रहा था 28 मिनट्स एगो, तो 28 मिनट्स एगो ये क्रिएट हुआ था। इसकी लास्ट एंट्री 1 मिनट पहले हुई है। 2 एंट्रीज इसमें टोटल आ चुकी हैं और दोनों बार डेटा कितना आया है, 1 आया है। एक बार 5:49 38 सेकंड्स पे आया है, एक बार 5:49 57 सेकंड पे आया है, थर्ड एंट्री भी आ गई है 5:50 17 सेकंड्स पे। ठीक है, अब इसको जीरो डेटा अपलोड करवाते हैं एक बार। तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी है, सीरियल मॉनिटर पे जीरो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। फ्लैश लाइट ऑन है मेरी, सीरियल मॉनिटर पे जीरो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। मुझे यहाँ पे जीरो डेटा रिसीव होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा जीरो डेटा रिसीव हो गया। अभी हमने वाइब्रेशन नाम से फील्ड बनाया था, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा था कि हम वाइब्रेशन सेंसर पे काम करेंगे, बट पहले मैंने डिजिटल में आपको काम दिखाया। तो इसको तो हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करना है तो आप माई चैनल्स में चले जाइए, ठीक है, ये आपका चैनल आ रहा है। इस चैनल में आप सेटिंग्स में चले जाइए वापस। इसको आपने यहाँ पे आके वाइब्रेशन से क्या कर दिया, क्या नाम था इसका, LDR कर दिया, ठीक है, और नीचे जाके चैनल को सेव कर देते हैं। तो अब आपका जो यहाँ पे दिखाएगा LDR दिखा देगा, ठीक। अब सपोज मुझे क्या करना है, MIT ऐप इन्वेंटर पे एक ऐप बनाना है जहाँ पे मुझे डेटा देखना है। तो मैं MIT ऐप इन्वेंटर पे गया, एनालॉग के लिए भी करेंगे बाद में, पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, IoT 5 PM एंड इट्स 16। अब आपके पास MIT ऐप इन्वेंटर पे दो मेथड्स हैं अपने डेटा को अपलोड करने के लिए। एक आप न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं और दूसरा आप उसको किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, दूसरा आप बोल सकते हैं उसको ग्राफ दिखा दो सीधे। तो फिलहाल ग्राफ वाला करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी भी है, जल्दी भी हो जाएगा। फिर हम बाद में जब एनालॉग के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे अपनी वैल्यूज भी शो करा देंगे। तो मैं वेब व्यूअर पिक कर रहा हूँ एक, तो ठीक है, वापस आ रहे हैं IoT 5 PM में। अब देखो मुझे अगर MIT ऐप इन्वेंटर में ग्राफ दिखाने हैं तो मुझे इन दोनों के क्या चाहिए होंगे, लिंक, फील्ड 1 के भी और चैनल लोकेशन के भी। लेकिन ये प्राइवेट व्यू है, तो प्राइवेट व्यू आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब आप लॉगिन करेंगे, और MIT में लॉगिन करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको पब्लिक व्यू में लेके चल रहा हूँ। पब्लिक व्यू में बोल रहा है टू मेक दिस चैनल पब्लिक नेविगेट टू शेयरिंग, तो शेयरिंग में चलते हैं। शेयरिंग में जाके कीप चैनल व्यू प्राइवेट, शेयर चैनल व्यू विद एवरीवन, शेयर चैनल व्यू ओनली विद द फॉलोइंग यूजर्स। मैं बोल रहा हूँ विद एवरीवन क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये ऐप, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास भी ये डेटा पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने बोला शेयर चैनल व्यू विद एवरीवन। अब आते हैं पब्लिक व्यू में, तो आपको भी ग्राफ पब्लिक व्यू में भी दिख जाए। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है फील्ड 1 चार्ट। तो ये जैसे फील्ड 1 चार्ट क्रिएट हो रहा है उसका ये लिंक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। लिंक को MIT ऐप इन्वेंटर के वेब व्यूअर 1 में, ऊपर वाले व्यूअर में होम URL में लाके पेस्ट कर देते हैं। हमने पहले भी किया है, कंट्रोल V से। उसके बाद फिर आते हैं चैनल लोकेशन में, चैनल लोकेशन के लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद MIT के वेब व्यूअर 2 में चलते हैं और होम URL में इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम इस ऐप का QR कोड क्रिएट करते हैं। मैं आपको QR कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक करना कि आपके पास डेटा आ रहा है कि नहीं। मतलब आप ऐप को डाउनलोड कर लो, चेक करके बताओ मुझे।
हो जाए तो बता देना। हुआ प्रिवांशी? सही कर रही है आप वर्क? नो सर वो हाई रिस्क ऑफ वायरस तो वो इंस्टॉल ही नहीं हो रही है अभी, पता नहीं क्यों। तो इंस्टॉल को, वो तो आपको पता ही है ना, इंस्टॉल एनीवे करने का ऑप्शन तो पहले से पता है। यस सर, लेकिन इस वाले टाइप पे नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सर इस टाइम नहीं आ रहा है, मतलब ना उसमें ट्रोजन वेयर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है कुछ, तो मतलब वो डायरेक्ट अनइंस्टॉल ही कर दे रहा है उसको। अब एक बार ट्राई करो फिर से, मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल करने की ना। यस सर हो गया, और सर डेटा वो दिखा भी रहा है। चलो ठीक है ना, फिर मतलब ऐप इंस्टॉल हो गया तो आपके पास पूरा का पूरा ग्राफ बन के आ रहा होगा, जो हमारा ये वाला ग्राफ है। यस देखो सर। इसमें कितने बार डेटा अपलोड, बहुत बहुत बार डेटा अपलोड भी हो चुका है इसमें। अभी क्या डेटा अपलोड हो रहा है देख लेते हैं। अभी 1 हो रहा है अपलोड। अब इसको जीरो कराते हैं, देखना आपके पास जीरो की न्यू एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है। सीरियल मॉनिटर पे तो जीरो आ चुका है 2 बार। अब डेटाबेस में पहुंचना चाहिए, और वो आपके पास अगर जीरो पहुंच गया तो समझ लो रियल टाइम आईओटी वर्क आपने कर लिया है। देखो मेरे स्क्रीन पे तो जीरो अपलोड हो गया है, ग्राफ डाउन आ चुका है। आ गया ना? यस सर, 0 एंट्री भी हो गई। ठीक है, तो ये हमने डिजिटल डेटा अपलोड किया। ऐसे ही अगर हमें एनालॉग डेटा अपलोड करना हो तो हम अपने प्रोग्राम में क्या चेंज कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है हमने, डिजिटल रीड, यहाँ पे क्या लिख देंगे अब हम, एनालॉग रीड। ठीक है, और हमें अपना सेंसर अब चेंज करना होगा डिजिटल से एनालॉग में। ठीक, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एनालॉग सेंसर लगा देता हूँ इसकी जगह पे, और वो डेटा हम, नया प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ, तब तक मैं कनेक्शन करूंगा। प्रोग्राम अपलोडिंग, मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। चलो प्रोग्राम भी अपलोड हो गया है और मेरा सेंसर भी कनेक्ट हो गया है। कौन सा सेंसर है? वाइब्रेशन। बाकी हमने एनालॉग में रीड किया, गलती हो गई शायद, ए नॉट करना था हमें इसको। और मैंने कनेक्शन भी डी नॉट पे ही किए हुए हैं, उसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे ए नॉट में। ठीक है, अब सब कुछ सही है। अब और कुछ चेंजेस हमें अगर करने हैं तो मैं देख लेता हूँ। अगर हम करना चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एलडीआर लिखा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी
मैं इसको वापस से वाइब्रेशन कर देता हूँ अभी। ठीक हो गया, वाइब्रेशन हो गया। अब प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है। कॉम पोर्ट ओपन कर लिया मैंने। ये मेरा क्या है, वाइब्रेशन सेंसर। इतना वाइब्रेशन इसको भी फील हो रहा है। ठीक है, क्या ये वाइब्रेशन यहाँ अपलोड हुआ है, ये देखना है अब हमें। ठीक है, अभी तो लास्ट एंट्री हमारी हुई थी 2 मिनट पहले। तो मैं देख लेता हूँ कि वाईफाई से डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। हाँ, वाईफाई अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है इसमें। बंद करते हैं, फिर से सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं। जब भी सीरियल मॉनिटर दोबारा स्टार्ट होता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके प्रोग्राम को रीसेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको रीसेट करना है, तो आप इसको बंद करके सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सीरियल मॉनिटर का मतलब है कि वो आपके प्रोग्राम को रीसेट कर देगा, 0 से स्टार्ट करेगा। और 0 से स्टार्ट करेगा तो इट इज ऑब्वियस कि वो फिर क्या करेगा, आप में आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी फिर से करेगा। क्योंकि पहली बार वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं हो पाई तो वो स्टेप को स्किप कर गया। क्योंकि हमने ये चीज स्टार्टिंग में ही बोल दी थी प्रोग्राम में, वाईफाई क्लाइंट एंड वाईफाई डॉट बिगिन SSID एंड पासवर्ड। SSID एंड पासवर्ड उसको सेटअप में एक ही बार मिला, वो सेटअप का लूप कंप्लीट हो गया, वो वॉइड लूप में आ गया। अब वॉइड लूप में आ गया तो प्रोग्राम वापस जाएगा नहीं सेटअप में। और अगर वाईफाई से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई तो फिर आपका डेटा अपलोड ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखेगा। तो मैंने रीसेट किया, रीसेट होने के बाद देखो 267 डेटा आ रहा है और यहाँ नया डेटा अपलोड भी हो गया 267। और यही डेटा आपकी एप्लीकेशन में भी अब पहुंच चुका होगा अगर आप फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाइब्रेशन सेंसर के डेटा को मैप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डेटा रीड करेगा ये 0 से 1023 में रीड करेगा। अगर मुझे इसकी मैपिंग करनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ तो मैंने बोला वैल्यू इज इक्वल्स टू मैप। मैप किसे करना है, वैल्यू को। क्या क्या मैप करना है, अगर 0 होगा, अगर 1023 होगा, अगर 0 होगा, अगर 1023 होगा तो 0 के केस में 0 और 1023 के केस में 100 तक पहुंचा दो इस डेटा को, और उसके बाद सेमीकोलन। मैं एक और काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एंड टू एंड एक डिजिटल सेंसर का भी यूज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंट b इज इक्वल टू डी नॉट। ठीक है, मतलब LDR को भी आप साथ साथ यूज करते हैं, दो डेटा को अपलोड कराते हैं। और इंट LDR इक्वल्स टू 0, 0 से इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, जैसे वैल्यू को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक, अब पिन मोड में हमने क्या लिया है, वेरिएबल क्या लिया है, दोनों में v नहीं ले सकते हैं ना, इसको v1 कर देते हैं, इसको v2 कर देते हैं। ठीक है, तो पिन मोड v1 भी इनपुट है और v2 भी इनपुट है। v1 एनालॉग में रीड हो रहा है और इसके बाद हम अब डिजिटल में रीड करेंगे वैल्यू 2 को। और जो हम डिजिटल में रीड कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, LDR। जैसे एनालॉग को स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल लिया था वैल्यू, तो डिजिटल के लिए हमने वेरिएबल ले लिया LDR। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं LDR इक्वल्स टू एनालॉग रीड v। अब मुझे प्रिंटिंग करानी है तो मैंने बोला वैल्यू इक्वल्स टू, क्योंकि अब दो चीजें प्रिंट होनी है ना, तो हमें पता कैसे लगेगा कौन सी किसकी है कौन सी किसकी। इसलिए मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। अभी से सीरियल मॉनिटर पे सीरियल डॉट प्रिंट वैल्यू, सीरियल डॉट प्रिंट वैल्यू। एक बार वैल्यू इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और एक बार VAL मतलब जो ये रीड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे LN लगाया ताकि ये प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर इस पूरी लाइन, दोनों लाइन को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या प्रिंट होना है, LDR इज इक्वल्स टू, और क्या है LDR। ठीक है, मतलब अब LDR की वैल्यू प्रिंट होगी, तो हमने LDR इक्वल्स टू LDR प्रिंट करा दिया। LDR कहाँ से रीड होके आएगा, V2 से। और V2 कहाँ से आएगा, V2 हमारा है क्या, D नॉट से। मतलब हमें हार्डवेयर के कनेक्शन भी करने पड़ेंगे। अच्छा, और क्या करना है, अभी हमने जो अपलोड कराया डेटा वो सिर्फ हमने क्या कराया, थिंग स्पीक पे राइट फील्ड में माई चैनल नंबर 1 वैल्यू माई राइट API की। ठीक, तो मतलब मुझे अब एक और डेटा अपलोड कराना है। पहले तो डिले ले रहा हूँ 15 सेकंड्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको फील्ड 2 में अपलोड कराऊंगा और इसका नाम क्या दे रहा हूं मैं अब, LDR। फील्ड 1 में अब जाएगी आपकी वाइब्रेशन की वैल्यू और फील्ड 2 में जाएगी LDR की। प्रोग्राम को कर देते हैं अपलोड, इसे कर देते हैं मिनिमाइज। हार्डवेयर पे आते हैं, तो हार्डवेयर पे मैं एक और सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ LDR। मुझे 3 कनेक्टर और चाहिए इसके लिए।
वीसीसी को वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें तो 5 वोल्ट की और कोई पिन नहीं है, 3 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है मैंने फिलहाल, देखते हैं 3 वोल्ट पे वर्क करता है कि नहीं। ग्राउंड, चल रहा है अभी सेंसर, ठीक है। ठीक है, मैंने अब एलडीआर पे रीस्टार्ट कर लो सर, मैंने इसको डी नॉट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब 2 चीजें कनेक्ट हो गई हैं, एक तो पूरी स्क्रीन पे सब कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 मिनट, अब आ गया सब कुछ। ये वाइब्रेशन कनेक्ट हो गया है, ठीक है, ये हमारा एलडीआर कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे मेरा नोड एमसीयू बोर्ड है। इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को, सीरियल मॉनिटर को मतलब, ठीक, और बैक साइड पे यहाँ आ जाते हैं चैनल की सेटिंग्स में, क्योंकि सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब 2 फील्ड हो गए हैं। अब पहली फील्ड पे तो हमारा कौन सा डेटा आ रहा है, वाइब्रेशन का, और दूसरी फील्ड पे आ रहा है एलडीआर का डेटा। ठीक, अब इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, अब जो एलडीआर का डेटा आ रहा है वो हमारा एमआईटी में नहीं है अभी, तो एमआईटी में हमें एक और वेब व्यूअर डालना पड़ेगा। वेब व्यूअर 1 में क्या आ रहा था हमारा, वेब व्यूअर 1 में था हमारा आई थिंक ये वाला डेटा, वेब व्यूअर 2 में ये है, तो 3 में हम क्या डाल रहे हैं, 3 में अब हम अपलोड कराएंगे एलडीआर का डेटा। तो 3 को भी ओपन करना पड़ेगा, फील्ड 2 क्रिएट नहीं हुआ, सेव नहीं, अच्छा हो गया, नीचे आ रहा फील्ड 2, इसको हम ओपन कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से ओपन हो गए, इसका लिंक कॉपी कर रहे हैं, एमआईटी में जाते हैं, वेब व्यूअर 3 के होम यूआरएल पे लिंक डाल देते हैं, कंट्रोल वी से ही पेस्ट होगा, बाहर क्लिक किया, ऐप बिल्ड कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रही है चीजें, मैशअप तो नहीं हो रहा है कि हमने 1 किया तो अलग हो गए स्टेप्स, 2 किया तो मतलब कंफ्यूजन हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। हेलो, यस। क्लियर हो रही है ना चीजें। देखो अब हमारा कॉम 6 में 2 डेटा अपलोड हो रहे हैं, वैल्यू 27 एलडीआर 1, वैल्यू 26 एलडीआर 1, वैल्यू 27 एलडीआर 1। ठीक है, एक बार एलडीआर को 0 कराता हूँ, वो भी आपको दिख जाएगा फ्लैश लाइट के थ्रू। अब एलडीआर 0 हो गया है और वाइब्रेशन की वैल्यू 27 है। अब वेट करते हैं कि यहाँ पे ये डेटा अपलोड होता है कि नहीं। वाइब्रेशन तो अभी 27 अपलोड हो गया है, अब एलडीआर 0 होना चाहिए, उसका वेट कर लेते हैं। 15 सेकंड्स का डिले रखा है ना हमने, अभी ये अपलोड हुआ है सर, अब ये अपलोड होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे अभी ये नहीं दिखेगा क्योंकि हमने एप्लीकेशन में चेंजेस किए हैं।
आई थिंक मेरी स्क्रीन, आई थिंक मैं लीव हो गया था मीटिंग से, तो अभी बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, ये QR कोड आप स्कैन कर लो, ये 3 उसके लिए है। अभी आज हमने वेब व्यूअर से कर लिया है, हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा डेटा न्यूमेरिकली प्रिंट करा देंगे। न्यूमेरिकली मतलब जो वैल्यूज आ रही है, जैसे यहाँ तो ग्राफ बन रहा है, तब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे कि 26 आ रही है या 1 आ रही है या 0 आ रही है। ठीक है, अब आप देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो। जैसे स्मार्ट डस्टबिन का प्रोजेक्ट बनाया आपने, अल्ट्रासोनिक सेंसर पे हमने काम कर लिया है, तो आपने एक स्मार्ट डस्टबिन का प्रोजेक्ट बना लिया। स्मार्ट डस्टबिन की कैप जो मतलब ऊपर कैप है डस्टबिन की, उसके ऊपर आपने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया जिसका फेस बिन के अंदर की तरफ है। जैसे जैसे बिन में वेस्ट बढ़ता रहेगा वो आपको हाइट दिखाता रहेगा कि हाइट कम हो रही है। मतलब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे आपकी जो धीरे धीरे आपकी क्या है डस्टबिन जो है वो फुल हो रही है। तो जैसे जैसे उसका परसेंटेज बढ़ता रहेगा वो परसेंटेज आप क्या करते रहेंगे, डेटाबेस पे अपलोड कराते रहेंगे, ताकि किसी रिमोट लोकेशन पे, जैसे एमडीडीए रिस्पॉन्सिबल है देहरादून में डस्टबिन को खाली करने के लिए, तो एमडीडीए देखता रहेगा कब कितना परसेंट फुल हो गया है, और जब उसको दिखेगा 100% फुल हो गया है तो डस्टबिन एक अलार्म जनरेट कर देगा, एक नोटिफिकेशन भेज देगा, यहाँ पे बजर बजा देंगे आप हार्डवेयर पे, और यहाँ पे आपके जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल 100% पे आ जाएगा। तो उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो डस्टबिन है वो कम्प्लीटली फुल हो गया, हमें उसको वहां से उठा के क्या करना है, खाली करना है। ऐसे ही आपका जो डस्टबिन है, उस डस्टबिन की आप एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हो। उसके अंदर एयर क्वालिटी सेंसर लगाओगे, डेटा को रीड करोगे और थिंगस्पीक से अपलोड कर दोगे। थिंगस्पीक से वो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे थिंगस्पीक से पहुंच जाएगा MIT ऐप इन्वेंटर पे। यानी कि अब वो MDDA के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपसे क्रिएट करवा रहा है कि नहीं। अगर वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करवाता है तो वो बहुत इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकता है, और अगर वो थिंगस्पीक पे चाहता है तो आपको उसके लिए एक थिंगस्पीक यूजर आईडी पासवर्ड से एक चैनल क्रिएट करना होगा जिसमें आप डेटा अपलोड कराएंगे। फिर वो बार बार थिंगस्पीक पे जाके लॉग इन करके अपना डेटा चेक करेगा। तो MIT वैसे बहुत ईजी है, सीधे एक एप्लीकेशन है, ओपन करा, डेटा दिख गया, थिंगस्पीक में लॉग इन करना पड़ेगा बार बार। ठीक, तो इस तरह के आप प्रोजेक्ट सब क्रिएट कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, अभी इसमें कुछ और काम पेंडिंग है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक डेटाबेस पे और काम करेंगे। सो आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि आप लोग कल फ्री हैं? कल हम किसी और टाइम क्लास कर लें, बिकॉज इट इज सैटरडे टुमारो, मेरी जो क्लासेस है वो ऑफ रहेंगी मैक्सिमम। आपका थोड़ा पीछे चल रहा है सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि अगर हम कल कर लेते हैं तो हम जल्दी इसको खत्म कर पाएंगे। यस सर, वी आर फ्री। किस टाइम पे? सर एट 2 o'clock, और सर ग्रुप में एक बार डिस्कस कर लेंगे अदरवाइज। चलो ठीक है, और ठीक लोग है, मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूँगा एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय बाय।